समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी को रिवीजन करना है, बार 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 रिवीजन करना है। लेकिन यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट की स्थिति है बन जा रही है, जैसे कि सपोज करो कि मैंने पूछ दिया कि हिमालयी नदियों की विशेषताओं के बारे में क्या करो बताओ, तो कुछ पॉइंट आ गया। भी आकार की घाटी बना रही है, बारहमासी नदियाँ है कि नहीं है। मैदानी इलाकों में टेढ़ी मेढ़ी सर्पकार, ठीक है, गोखुर लेकर निर्माण करती है। तो ये सारी चीज़ें जो कंसेप्ट की स्थिति है तुमको लंबे समय तक बनी रहेगी। अब एग्जामिनर पूछ देगा कि ये सब गोखुर लेक वगैरह प्रायद्वीपीय भारत में नहीं बनता है, हिमालयी नदियों में क्यों बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का सेंस यहाँ पे मेरा यही है कि एनसीईआरटी के इस प्रक्रिया के द्वारा जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे सीख जाओगे। सिर्फ और सिर्फ नदियों को मैप में रट ही नहीं पाओगे। अब यूट्यूब में बहुत सारा लेक्चर डाला होता है, नदियों को क्या करेगा, बना देगा, इसे दे देगा कि चलो नर्मदा नदी है कि नहीं है, ताप्ती नदी है, सोन नदी है, अमरकंटक पर्वत से निकल के कहाँ जाके मिल जाती है, कहाँ आके मिल जाती है, गंगा नदी में आके मिल जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे, सीधे दे देंगे उद्गम केंद्र, ठीक है, और जहाँ पे मिल जा रही है एक आध उसकी सहायक नदियों का वर्णन यहाँ पे कर लिया जाएगा। लेकिन हम लोग इसी स्तर पे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको शामिल करते हुए थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की कि कैसे कैसे आके, ठीक है, क्या क्या संरचना बना रही है। कोई दिक्कत? अब नर्मदा नदी है, कटाव क्यों नहीं करती है, पश्चिम के तरफ ही क्यों आके गिर रही है। अब ये सारी चीज़ें उन लोगों को मतलब नहीं है। लुसेंट में भी यही सब दिया होता है, रट लो चल जाओ। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं ना क्यों गिर रही है, पश्चिम की तरफ में क्यों गिर रही है, कटाव क्यों नहीं कर रही है। हर एक नदियों के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। कोई दिक्कत? कल ही ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया गया कि अनुदैर्घ्य रूप में क्या हो रही है, बह रही है। अब एग्जाम के लिए एक अच्छा शब्द है, याद आ गया। तो अनुदैर्घ्य रूप में बह रही है। हम लोगों ने देखा कि जैसे ही वो संगपुर रिवर था कि नहीं था, जो अटपटा सा नाम था, कहाँ से निकल रही थी? हाँ, क्या नाम था उस जगह का, तुम बताओ तो। चमायू डूंग, ठीक है, चमायू डूंग। अब देखो एक बार याद कर लोगे इसको, तो अगर मैं पूछूंगा कि बताओ 10 दिन बाद, 1 महीने बाद कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो हो सकता है कि ये तुमको एग्जैक्ट याद ना आए। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में बैठोगे, 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, तो तुम्हारे अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी कहीं ना कहीं है, तुम्हारे मेमोरी पावर में क्या है, स्टॉक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ही 4-5 ऑप्शन देखोगे तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा। कब करेगा? जब तुम इसको देखी हो, रीडिंग की हो। रीडिंग की ही नहीं हो तो क्या कोई पल्ला पड़ेगा? कुछ दिमाग रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, दिमाग रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये प्रक्रिया है, एनसीईआरटी की प्रक्रिया सब करवाई जा रही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी यहीं से कुछ थोड़ा करना, यहाँ पे चिमायूडुंग बना लो, सीधे लाइन खींच दो, यहाँ पे क्या कर लो, सांगपो लिख दो। अब जहाँ जहाँ हो रहा है, ठीक है, बुक में जो बातें लिखी गई है, जो बातें, ठीक है, खासकर जो मैंने मैप में जो करवाई है, करना है, क्या करना है, लाइन खींच देना है इसे, ऐसे करके इसे क्या करना है, निकाल देना है। कितने बार पहले यूपीएससी या फिर बीपीएस इमेज के माध्यम से नदियों को खींच देता था इस प्रकार से, है कि नहीं है? ऐसे करके खींच देता था, ऐसे 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 निकला, है कि नहीं है? ऐसे 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 करके इसे खींच दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे दे देगा, ऐसे और लंबा दे देगा, और यहाँ पे छोटा दे देगा। पहचान पा रही हो कि नहीं पा रही हो? कुछ दिमाग काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है? ये क्या है तुम्हारा? ये ब्रह्मपुत्र नदी है, साफ साफ दिख रहा है। गंगा नदी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी के बारे में बताया जा रहा है। लेंथ इसकी थोड़ा छोटी है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? ये मान लो कि चलो कि गोदावरी के बारे में बताया जा रहा है। नीचे थोड़ा सा इसकी लंबाई क्या है, थोड़ा अधिक हो जा रही है, कृष्णा के बारे में बताया जा रहा है। छोटा क्या है यहाँ पे? कावेरी नदी है यहाँ पे। तो पहले ये सब खेल खूब खिलाता है। इधर दे। क्या हुआ? इधर ये है, तो क्या दिक्कत है इसमें?
ऐसे ही तो है। किधर दिए? हाँ, एक लाइन खींच दिया गया है यहाँ पे। लाइन खींचने के बाद दे दिया जाए कि बताओ कौन कौन नदियाँ है, इसको पहचानो, कौन कौन से नदियों का अपवाह तंत्र है, इसको पहचानो। तो किए रहोगे तब तो कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ पे अब क्लियर है यहाँ पे, तो समझना है यहाँ पे, ठीक है। समझ के जो कुछ इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ है उसको देखना है। और जितना अगर तुम लोग करोगे डेली के डेली, अगर ये प्रक्रिया से गुजर रही हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सहायक नदियों को भी क्या करना पड़ेगा, याद बहुत अधिक करना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। समझ में आ रहा है ना? इन्हीं सारी नदियों को बाकायदा एग्जाम में मतलब थोड़ा घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा करके पूछेगा। और क्या पूछेगा? सिंधु दे देगा, गंगा दे देगा, 4-5 नदी का ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि किसकी किसकी सहायक नदियाँ है। बोल देगा सिंधु नदी के सहायक नदियों का नाम बताओ, उसमें एक आध गंगा का सहायक नदियों का नाम डाल देगा, ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदियों को डाल देगा, गोदावरी, कृष्णा, जो भी ये डाल देगा यहाँ पे। लेकिन जब पढ़े रहेंगे हम लोग तभी तो क्लियर कर पाएंगे। एलिमिनेट ही कर लोगे आसानी से। चलो, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। प्रायद्वीप कह रहा है कि प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पे क्या दिया होगा तुम लोगों में? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो नदी तंत्र अपवाह तंत्र क्या करना है, ठीक है। उसमें जो लिखा है वो दूसरा है, आपने कुछ तुम्हारा में कैसा है, ठीक है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, नदी तंत्र है, ठीक है। अब कोई दिक्कत, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब एनसीईआरटी कोई उसमें ऐसा नहीं दिया है कि कोई बहुत भारी चीज़ दे दिया है। यहाँ पे बताने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। यहाँ पे आपके आगे दे दिया, क्या हुआ? आपको उधर तो नहीं दे दिया, किधर दे दिया है? अच्छा, ऊपर भी दे सकता है। अच्छा, ये तो है। चलो, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कह रहा है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से क्या है, पुराना है। सबको पता है, साफ साफ हम लोग जानते हैं प्रायद्वीप का निर्माण बहुत पहले हो चुका था, ठीक है। उस प्रायद्वीपीय संरचना का तंत्र सबसे पुराना जो संरचना तंत्र है कौन सा? अरावली संरचना है। क्लियर है ना? अरावली, ठीक है। उसके बाद से ही हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि हिमालय तंत्र से काफ़ी क्या है, पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से क्या होता है, प्रमाणित होता है। कह रहा है कि हम इसलिए जानते हैं कि नीचे की जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, क्या है, प्रौढ़ावस्था। क्या होता है? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, मतलब उसकी जिसकी आयु क्या है, अधिक है। और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिम तट के समीप स्थित पश्चिम घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीप नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच क्या करता है, जल विभाजक का क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ पे कह रहा है कुछ नहीं कि पश्चिम तट के समीप स्थित पश्चिम घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीप नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच कैसे कार्य कर रहा है, जल विभाजक का पाल, ठीक है। मतलब एक तरीके से जल को क्या कर रहा है, बांट रहा है। यहाँ पे नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से कहाँ बहती है, पूर्व की ओर बहती है। मैंने बताया था यहाँ पे, यही था ना। इसके अलावा प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियाँ गंगा नदी का क्या है, तंत्र अंग है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय भारत की जो कुछ नदियाँ हैं वो गंगा नदी की क्या है, सहायक नदी है। यहाँ पे है कि नहीं है, मैंने है ना, यहाँ पे गंगा से निकलने वाली नदियों का क्या है, सहायक नदी है। और एक तरह से देखें तो चंबल हो गया, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सारी नदियाँ नीचे की जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियों है, गंगा नदियों के क्षेत्र को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बीच में जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ ही जो बीच का जो भाग है जल विभाजक का कार्य भी करता है, और हिमालयी नदियों की अर्थात गंगा यमुना की सहायक नदियाँ भी क्या है, यही है। इसीलिए एग्ज़ाम में बार बार ये सिंध बेतवा के मतलब जनरली यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, बनता ही बनता है, ठीक है। तो बनने का कारण यही है और कुछ नहीं है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि एक सुनिश्चित मार्ग पर क्या होती है, चलती है। क्लियर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? विसर्प नहीं बनाती है, विसर्प नहीं बनाएगी तो गोखुर लेक भी नहीं बनेगा। अब इस तरह से क्वेश्चन घुमा के क्या करेगा, दे देगा। 12 मासी नहीं है, बिल्कुल ही हिमालयी नदियों की जो विशेषताएं थी उसकी कैसे विशेषता है, विपरीत विशेषताएं हैं, उल्टा। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी किसका क्या है, अब अपवाद भी है कि नहीं है। भ्रंश घाटी अगर नहीं होती तो शायद ये नदियाँ नर्मदा और तापी नदियाँ भी कहाँ बह जाती, हो सकता है कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती। भ्रंश घाटी, ठीक है, गहराई अधिक है जिसके वजह से जो भी है, ठीक है, विंध्यन रेंज, उसके बाद सतपुड़ा रेंज, बीच का जो क्षेत्र है भ्रंश घाटी वाला क्या है, क्षेत्र है यहाँ पे, जिसकी गहराई अधिक है और उसी गहराई से होके ये नदियाँ बहती है। अब कह रहा है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास। कह रहा है कि अति प्राचीन काल के 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप को प्रदान किया है। जैसे कि हिमालय के बारे में दिखा था, लगा दो थोड़ा बराबर, गेट वो लगा, हाँ रहने दो। कह रहा है जैसे हिमालय के बारे में देखा था कि हिमालय जो किस प्रकार से उसका जियोलॉजिकल कैलेंडर के आधार पर उसको कैसे बांट दिया गया है, वैसे ही इस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का जो उद्विकास हुआ है, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे भी बांट दिया गया है। नंबर 1 बोला गया है कि आरंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिम पार्श्व का अवतलन या धंसाव, जिससे यह समुद्र से कहाँ से चला गया, नीचे चला गया। टर्सरी काल के दौरान, ठीक है, टर्सरी काल के दौरान कह रहा है कि प्रायद्वीप के पश्चिम पार्श्व का अवतलन या धंसाव, जिससे समुद्र तल से कहाँ से चला गया, नीचे चला गया। कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इससे यह मूल संभर क्या होता है, पश्चिमी पार्श्व में किनारा लिख सकती हो, ठीक है। कह रहा है कि इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यता सम्मित योजना में क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई, बैलेंस नहीं रहा पश्चिम और पूर्व में। यहाँ पे हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के, देखो ध्यान से, उत्तरी भाग का क्या हो गया, अवतलन हो गया। और अवतलन का मतलब क्या होता है, धंसाव होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे उत्तरी भाग का क्या होने लगा, धंसाव होने लगा। इसलिए मैं बार बार सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि यहाँ पे भारतीय प्लेट का उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, क्रस्ट को तोड़ते हुए जो भी यहाँ पे धंस रहा है, ये एशियाई प्लेट के नीचे जा रहा है। इसके वजह से कहा जा रहा है कि ये भाग कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। ये भाग कहाँ आ गया है, ऊपर आ गया है, इस प्रकार से। और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में क्या हो रही है, बह रही है। हो सकता है कि यहाँ से अंदर गया होगा, ठीक है। तो बीच का ये मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका, और इधर कैसा इलाका, पठारी पहाड़ी इलाका। अब बीच का जो एरिया में है यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे फोर्स लगा ही लगा होगा, क्योंकि टूटेगा कहाँ से, बीच से ही टूटेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, टूटेगा कहाँ से, बीच से ही टूटेगा यहाँ पे बहुत। जब, ठीक है, एक लंबी रस्सी ले लो, ठीक है, लंबी रस्सी का अगर हर एक भाग अगर देखें तो मजबूत है, ठीक है,
जहाँ पे थोड़ा कमज़ोर होगा वहाँ वहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। तो कुछ स्थिति अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ये वाला भाग के धसाव के कारण ये पूरा पूरा कौन सा भाग है, मैदानी भाग है, ठीक है। यहाँ की संरचना समान है, ठीक है। यहाँ से इधर की संरचना क्या है, समान है यहाँ पे। अब जहाँ पे जो परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन यहीं पे है ना, विंध्य रेंज और नीचे कौन सा है, सतपुड़ा रेंज। यहाँ से कह रहा है कि क्या निर्माण हो गया है, भ्रंश द्रोणियों क्या हो गया है, निर्माण हो गया है, ठीक है ना। भ्रंश घाटी इसकी गहराई हमेशा क्या होगी, अधिक होगी। तो शायद यही कारण है कि नर्मदा नदी इन्हीं भ्रंश द्रोणियों के सारे होके क्या क्या होती है, बहती है। कितने मेरे एग्जाम में पूछ लेता है कि भ्रंश घाटी से कौन नदियाँ क्या होती है, बहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम किसका हो जाता है, नर्मदा। तापी भी है, ताप्ती। और अपरद पदार्थ के मूल दरारों को क्या कर रही है, भर रही है। जो भी कटाव हुआ है, दरार हुआ है, नदी है तो जा रहा है तो क्या कर दे रहा है, उसको भर दे रहा है। इसीलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की क्या होती है, कमी पाई जाती है। थोड़ा बहुत कटाव कर रहा है तो जहाँ पे भी गड्ढा वगैरह उसको क्या कर दे रहा है, भर दे रहा है। तो डेल्टा कहाँ बनाएगी, मुहाने पे, नदी के मुहाने पे, है कि नहीं है। तो वहाँ पे बनता ही नहीं है जलोढ़, ठीक है। जो भी मिट्टी है नदियों में जलोढ़ व डेल्टा नीचे की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और ये किसकी संरचना है, इतनी अधिक मात्रा में ये कटाव नहीं कर पाती है। मैदानी इलाका थोड़े है कि एक जगह आप्रदन करके दूसरे जगह जाकर उसको निक्षेपित कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। सोता में पानी उनी बहता है, देखती हो नहीं देखती हो, देखे ठीक है। तो वहाँ पे नदियों के लिए कटाव करना इतना आसान होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वही मैदानी भागों में यहाँ की मिट्टी को क्या कर दिया, काट दिया, ठीक, अप्रदन करके दूसरे जगह जाके क्या कर दिया, उसका निक्षेपण कर दिया, इकट्ठा कर दिया, जमा कर दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इस काल में प्रायद्वीप खंड उत्तरी पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में क्या हो गया है, झुक गया है। इस काल में प्रायद्वीप खंड कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा में, अब उत्तर पश्चिम कौन होगा, ये होगा, ये वाला होगा, ऐसे है ना। उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। अब दक्षिण पूर्व मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये लंबा है कि नहीं है। जस्ट इधर क्या आ जाएगा, झारखंड प्लेटू आ जाएगा, इधर नहीं आ जाएगा। आ जाएगा। तो यही इसकी संरचना को बताया गया है। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर क्या हो गया है, उन्मुख हो गया है, ठीक है। किसका, प्रायद्वीप भारत का, यहाँ पे ध्यान रखना। तो इस काल में प्रायद्वीप खंड उत्तर पश्चिम दिशा से, पहले का कैसा था, उत्तर पश्चिम यही आएगा ना, यहाँ पे उत्तर पश्चिम, यहाँ पे उत्तर है, उसके बाद क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। उसके बाद से इसका झुकाव कैसे हो गया, दक्षिण पूर्व, ऐसे आ गया, ऐसे। ये दक्षिण भी हो रहा है और एक तरफ कहाँ आ रहा है, पूर्व भी तरफ आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का, ठीक है, जो भी विशेषताएं थी उन विशेषताओं को हमने क्या किया, देख लिया। कैसे इसका निर्माण हुआ उसको भी हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब यहाँ पे भी है, जैसे कि हिमालयी नदी तंत्र में था कि नहीं था, बहुत सारा नदियाँ था। यहाँ पे भी वैसे ही है। जो भी बड़े बड़े जो नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसको हम लोग देख लेंगे और उसकी सहायक नदियों को भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इसकी और विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीप नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है, जैसे कि महानदी है कि नहीं है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है। यही था ना, महानदी कुछ इस प्रकार का था। यहाँ से भी मानसून की एंट्री क्या होती थी, हो जाती थी। कितना शानदार से देखो मैंने बताया हुआ था, है कि नहीं है। कुछ इधर भी
उड़ीसा से बहती हुई यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी क्या होता है महानदी में नाव चलाया जाता होगा। इस नदी का अपवाह द्रोणी का 53% भाग है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 47% भाग, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, और क्या है, अच्छा 53% भाग कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और 47% भाग कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। तो ये इधर से ही पास करती है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो मैप देखोगे अगर ध्यान से, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप अगर देखोगी तो बिल्कुल वहाँ पे देखो मैप कुछ बुझा रहा है नहीं बुझा रहा है वहाँ पे, ठीक है। कुछ एरिया कहाँ पे आ जाता है, मध्य प्रदेश में भी क्या होता है उसका एरिया कुछ आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे। यही है ना छत्तीसगढ़, ठीक है। देखो यहाँ पे कहाँ से निकलती है, कहाँ से करे निकल रही है, रायपुर जिले में, ठीक है, रायपुर जिले में सिहावा के निकट। रायपुर डिस्ट्रिक्ट तुम लोग को दिख रहा होगा, यही है ना, ठीक है, यही है, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा नीचे आएंगे तो फिर कौन नदी मिल जाएगा, गोदावरी मिल जाएगा। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ध्यान रखना, दक्षिणी गंगा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। कितने बार जिला दे देगा, ठीक है, जिले का हमने एग्जैक्ट जो उद्गम जो उसका जो एक तो, ठीक है, राज्य दे देगा, जिला दे देगा, और प्रॉपर कहाँ से निकल रहा है उसका भी नाम दे देगा कि नहीं, दे देगा। तो यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। अब तुम लोग बताओगे कि नासिक जिले में कौन सा जगह है जो निकलती है, कुछ मैंने बताया था एग्जैक्ट, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? नासिक जिला में कोई ना कोई ऐसा जगह होगा ना जहाँ से गोदावरी नदी निकल रही होगी, ठीक है। कुछ पर्वत का नाम है जहाँ तक मुझे ध्यान है, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा तो शायद मैं बता पाऊँगा, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ पर्वत का नाम है यहाँ पे, कृष्णा क्या कुछ करके कुछ, नहीं, दूसरा नाम है। नहीं ध्यान आ रहा है अभी, नहीं ध्यान आ रहा है। कौन सा नदी है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी उद्गम क्षेत्र। हिंदी वाटर पोर्टल के अनुसार गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, चक्रतीर्थ नामक एक कुंड है। यहीं से गोदावरी एक नदी के रूप में बहती नजर आती है, ठीक है। तो क्या है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक जिले में, जिस जगह का नाम क्या है उसका, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कुंड है या क्या है, कुंड, कुंड समझती हो ना, गड्ढा। चलो, तो नासिक जिले से क्या होती है, यह निकलती है, तो नासिक यहीं पे आ जाएगा, महाराष्ट्र का, ठीक है, यही है ना महाराष्ट्र, ऊपर ही आएगा इधर नासिक, इधर से, ठीक है। देख का एक जगह कहाँ है नासिक, पूरा एक बार जाके देखो, नहीं तो मैप में रख के इसको खोजना है, ठीक है। महाराष्ट्र में नासिक देखो कहाँ पे,
NASCI के CI के होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे है। कहाँ ऊपर है ना एकदम, यही मैं बता रहा हूँ, जस्ट यहीं पे। हाँ एकदम किनारे है यहाँ पे। हाँ वही सिलवासा के नीचे है। सिलवासा के नीचे यहाँ पे है एकदम जस्ट, ठीक है। यहीं से होके फिर ठीक है, तो यहीं से बहती है अब गोदावरी नदी, ठीक है। कहाँ से? तेलंगाना में, और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में आएगी गोदावरी नदी? आएगी, थोड़ा आएगी? सा तो आएगी। आएगी। आती थी। जो ये नीचे पे जो ये कोना है, थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पे आके क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि उड़ीसा में भी आएगी। उड़ीसा में आएगी। देखा जाए, जाके देखो, थोड़ा अच्छे से देखो। यहाँ पर उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश, चलो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है छोड़ो आ जाओ। मध्य प्रदेश में भी, क्या हो गया? महाराष्ट्र, कर दक्षिण, ठीक है, यही है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि यह महाराष्ट्र नासिक जिले से निकलती है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर कुंड से बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से क्या होती है, गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी? सहायक नदियाँ। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का अधिकतर भाग कहाँ है? 49% महाराष्ट्र में, 20% भाग कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में, और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मैंने आंध्र प्रदेश मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, तेलंगाना आज के समय में जो हो गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसकी मुख्य सहायक नदियों में, ठीक है, इसकी मुख्य सहायक नदियों में जैसे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और क्या है, मंजरा है। मैंने एक एक नदियों का मैंने मैप बनाया हुआ था कि कैसे कैसे आके क्या हो रहा है, आके मिल रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। पोलावरम के दक्षिण में, जहाँ इसके मार्ग में निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी एक सदृश प्राप्त की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन क्या है, संभव है। अब नीचे के क्षेत्रों पे यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे? पोलावरम में। पोलावरम कहाँ पे है? कहाँ पे पड़े? आंध्र प्रदेश में आएगा कि तेलंगाना में आएगा? आंध्र प्रदेश में आएगा। पोलावरम के दक्षिण में, इसके मार्ग में निचले भाग में भारी क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। ये वाला जो किनारा है यहाँ पे, कुछ बाढ़ आने का कारण कुछ नहीं है, ठीक है। एक तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होना, अधिक होना। वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो निचले क्षेत्रों में, ठीक है, जल जमाव की स्थिति क्या होगी, पैदा होगी। और गोदावरी एक सदृश से प्रपात की रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन क्या है, संभव है। मतलब नीचे ही यहाँ पे, ऊपर नहीं। राजामुंदरी के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। यहाँ पे राजामुंदरी एक जगह का नाम है, जगह, इसीलिए यहाँ पे नीचे आएगी तो ये भी गंगा नदी की तरह ही कुछ डेल्टा ही क्या क्या करती है, निर्माण करती है। इसे बनाती है ना, यहाँ पे देखना, इसी से करके मैप में दिया रहता है। तो ये कौन सा इलाका है, डेल्टा इलाका है। और हमें ये भी पता है कि जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग की जो संरचना है यहाँ पे, अवसादीकरण क्या है, अधिक है यहाँ पे, जिसकी वजह से, ठीक है, इसके तट को कटना फटना क्या होता है, आसान हो जाता है। पूर्वी तट क्या है, कटा फटा है ना, तो नदियों की वजह से क्या हो गया है, कट फट गया है। कोई दिक्कत हो तो रुकना है। अब दूसरी नदी की बात करते हैं हम लोग। गोदावरी के जस्ट नीचे कृष्णा, ठीक है, पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबाई किसकी अधिक है, गोदावरी। उसके बाद किसकी, कृष्णा।
कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट क्या होती है, निकलती है। महाबलेश्वर, कोई दिक्कत? इसकी कुल लंबाई 1400 कितना है, 1 किलोमीटर है। और अभी हम लोगों ने देखा था गोदावरी की लंबाई कितना था, देखो 851 है, और इसका लंबाई कितना है, 1401 है ना यहाँ पे। इसका मतलब नहीं, गोदावरी का महानदी का देख रहे हैं, महानदी के देख रहे हैं, ठीक है। का 1465 1400 कितना है, 65 है। इसीलिए तो कह रहे हैं गोदावरी क्या है, इससे लंबी है। कृष्णा से लंबी कौन है, गोदावरी है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख क्या है, सहायक नदियां हैं। अब इसके अलावा भी और भी मैंने कुछ सहायक नदियों को मेंशन किया है, ठीक है। लेकिन बीपीएससी के लिए जो भी नदियाँ दिया है पर्याप्त है। यहाँ पे इन्हीं नदियों में से कोई न कोई घुमा के पूछ लेता है। इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कहाँ पे है, कर्नाटक में, और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या होता है, पड़ता है। तो इसका मतलब कि कृष्णा नदी जो है एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, कहाँ पे है, कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक के एरिया को क्या करता है, सिंचित करता है। देखो है कि नहीं है, निकलता कहाँ से है, महाराष्ट्र से, लेकिन अधिकतर भाग को कहाँ सिंचित कर रहा है, कर्नाटक में कर रहा है। कोई दिक्कत? उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पास, ठीक है, करता है। इतना ही था किसके बारे में, कृष्णा नदी के बारे में। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। अब देखो 800 किलोमीटर है, महानदी से भी क्या हो जा रहा है, छोटी हो जा रही है। कौन, कावेरी। ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि नदियों को लेकर सहायक नदी दाएं से मिलती है, बाएं से मिलती है। इतना ही ज़्यादा बना दिया है कि अब क्वेश्चन अगर नया बनाएगा तो नदियों की लंबाई को लेकर बना सकता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? 4-5 नदियों को दे देगा, बोल देगा कि बताइए, ठीक है, सजाइए इसको, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा। बड़ी नदियों को नहीं देगा, कावेरी दे देगा, महानदी दे देगा, दामोदर दे देगा, है कि नहीं है, चंबल दे देगा, दिमाग घूमने लग जाएगा फिर से। यही है एनसीईआरटी, इसकी खासियत यही है यहाँ पे कि जो डेटा है एक बुक में, इतना सारा डेटा तुमको एक साथ मिल जाता है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल क्या होती है, बहती है। कोई दिक्कत? कौन सी नदी, कावेरी नदी, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दोनों मानसून को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। एक तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, है कि नहीं, और ठंडा में जो आएगा उत्तर पूर्वी मानसून, इसको भी क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होती है। इस नदी का द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। इसीलिए आए दिनों किसको लेके, तमिलनाडु और किसको लेके, कर्नाटक को लेके समस्याएं होती ही होती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, काबिनी, भवानी और क्या है, अमरावती है। क्लियर हुआ? देख लेना, सब सहायक नदियों कराया है। अगर किसी का छूट भी जा रहा है, वैसे तो छूटने की संभावना कम है, अगर छूटता है तो वहीं पे जो मैप बनाई है वहाँ पे क्या करो, लिख लो वहीं पे। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो मैप की कॉपी को? बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग नर्मदा नदी। देखो नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से क्या होती है, निकलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है? मानसून का जो यही था, कौन सा था, नर्मदा था, ताप्ती था,
मानसून यहीं से क्या करता था, एंट्री करता था कि नहीं था? इधर से भी जाता था किनारे किनारे जाके, और फिर कुछ इधर खंबात की खाड़ी की तरफ एंट्री कर जाता था, नहीं था? काठियावाड़, गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र था, और यहाँ से टकराने के बाद मैंने बताया था कि पठारी क्षेत्र है, टकराने के बाद हवाएं कहाँ मुड़ जाती थी, इधर मुड़ जाती थी, ठीक है? तो यहीं तो मुड़ती थी, नर्मदा नदी में और ताप्ती नदी में। वही जो भ्रंश घाटी है बीचों बीच पहाड़ों के हो, ठीक है, होते हुए जाके क्या करती थी, मुड़ती थी। और ऊपर जाके यहाँ पे कौन मिल जाता था? अमरकंटक पठार मिल जाता था, ठीक ठाक यहाँ पे वो बारिश करा देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर से जा रही है, जहाँ उठेगा क्या हो जाएगी, वहाँ पे बारिश हो जाएगी। तो यही है कॉन्सेप्ट, हर जगह, ठीक है, इसको अप्लाई कर सकती हो। 1057 मीटर, इतनी अधिक ऊंचाई तो नहीं हुआ, इतनी अधिक ऊंचाई में बर्फ़ क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो मानसून का ही देन है, बारिश नहीं होगी तो नर्मदा नदी में पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सूख जाएगा। 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के साथ यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों से खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट, माने मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात क्या करती है? बनाती है। यहाँ पे कौन सा जलप्रपात? धुआंधार। ये तो पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को लगभग। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में क्या होती है? मिल जाती है। अब तुम लोग मुझे जवाब दोगे कि नर्मदा नदी गुजरात में बहती है कि नहीं बहती है? नर्मदा नदी बहती है, जो नीचे से थोड़ा सा लगता है इसका। मुझे क्या देख रहे हो? जवाब दो, ठीक है। बहती है। महाराष्ट्र बहती है कि नहीं बहती है? कि नहीं बहती है? जाओ एक बार देख के आओ, फिर से आराम से ध्यान से देखो और कंसेप्ट क्लियर करो। लास्ट में आके यही ऑप्शन दे देगा ना तो फिर लोगों ये सब गिलाटी मारने। थोड़ा सा लग रहा है उसमें। थोड़ा सा क्या होता है तो है उसमें। हाँ है मतलब। कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, इसीलिए आलस नहीं करना है, तुरंत बोले दौड़ के जाके देखना है। एक बार मैप में देखने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। क्योंकि नर्मदा और ताप्ती को लेके, ताप्ती आएगी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, समझ में आया? लेकिन जो नर्मदा नदी है 3 राज्यों में क्या होती है? बहती है। समझ में आया? तो 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के, ठीक है, दक्षिण में अरब सागर में जाके क्या होती है? मिल जाती है। कोई दिक्कत? भड़ौच, ठीक है, महाराष्ट्र। और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारदार मुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर क्या हुई है? बनाई गई है। कोई दिक्कत? तो यही तो है सरदार सरोवर परियोजना, जहाँ पे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या बनाई गई है? स्टैचू बनाई गई है, नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई है। तो भड़ौच गलत नहीं ना बोल दिया मैंने, भड़ौच गुजरात में होना चाहिए। गुजरात में भड़ौच, भड़ौच गुजरात में भड़ौच। विकिपीडिया के अनुसार वडोदरा, जिसे पहले बड़ोदरा नाम। चलो ठीक है, भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में क्या होती है? मिलती है। चलो, नर्मदा नदी के संरक्षण की प्रारंभ की गई योजना नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा के विषय में जानकारी एकत्रित करें और आपस में चर्चा करें। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए कि इस नदी को क्या करना है? बचाना है, ठीक है, क्योंकि मानसून एक्टिव रहता है तो ये नदी अपनी चरम सीमा पे होती है।
मानसून ख़त्म जब जैसे ही कमज़ोर पड़ने लगता है, नर्मदा नदी के पानी का लेवल क्या होता है, घटते चला जाता है। तो नर्मदा नदी के किनारे खासकर जहाँ पे, ठीक है, ये मतलब समुद्र से मिलने वाला है, उन सारे क्षेत्रों पे बहुत अधिक मात्रा में पेड़ लगाने की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। बहुत सारी जो NGO है वहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि नर्मदा नदी को क्या करो, बचाओ, पेड़ लगाओ किनारे किनारे। अब दूसरा है यहाँ पे तापी, काफ़ी इम्पोर्टेंट। पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से, बहुत इम्पोर्टेंट है, बैतूल जिले में कहाँ से, मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है। माने नर्मदा नदी से बेहद ही क्या है, छोटी है कि बड़ी है, छोटी है। बहुत छोटी है। छोटी है तो अफवाह भी क्या होगा, इसका छोटा होगा। 65,145 वर्ग किलोमीटर। ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लंबाई याद रहना जरूरी है। एरिया को लेकर बहुत अधिक टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि नदी का एरिया है, घटते बढ़ते रहता है। इसका अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में है और मात्र 15% भाग मध्य प्रदेश में, और शेष भाग 6% भाग कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो नहीं, हाँ साहब नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये भी है गुजरात में, ठीक है। नर्मदा और तापी दोनों है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये यही है ना, लूनी नदी, जो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। यह पुष्कर के समीप, पुष्कर समझ रही हो नहीं है, पुष्कर बहुत, ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। पुष्कर पहाड़ी है, ठीक है, लेकिन वहीं पे बहुत खूबसूरत बनाया गया है ब्रह्मा जी की, ठीक है। पुष्कर, पुष्पक विमान, ब्रह्मा जी की मूर्ति। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो कि गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा का यह पश्चिम दिशा में बहती है। तलवाड़ा राजस्थान का क्या है, एक क्षेत्र है, और तत्पश्चात कैसे हो जाती है, दक्षिण, कैसे पे, पश्चिम, दक्षिण और ऐसा ही है ना, और कच्छ के रण में जाके मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र क्या है, अल्पकालिक है, ठीक है, मौसमी नदियां हम लोग इसे बोल सकते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां, जो कि एग्जाम बार बार यही अटैक करता है, देख पा रहे हो यहाँ पे लिस्ट है, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कभी एग्जाम में कि, ठीक है, पूरब की तरफ बहने वाली नदियों को बताओ, हमेशा एग्जाम, ठीक है, पूरब की तरफ सबको पता है, पश्चिम की तरफ पूछता है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ कुछ हैं, जैसे कि अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। इनका मार्ग छोटा क्यों है, क्यों छोटा है बताओ? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्रैक कर दिया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का मार्ग छोटा क्यों है, बताओ, प्रयास करो, तुम ही बताओ। कल से मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, बांट रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति की वजह से होती है, जो वहाँ पर जो छोटे पठार पर्वत होते हैं, जो उन पठार पर्वतों के पश्चिम दिशा से मतलब ये नदियाँ निकलती है, इस वजह से वो छोटी हो जाती है, समझे? ठीक है, तो जवाब यही है, कॉन्फिडेंस लाओ थोड़ा, ठीक है ना। इस तरह बोलने से बार बार मैं इंटरव्यू की बात में इसलिए ले जाता हूँ कि बार बार तुम लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, कि जो बोल रहे हैं इसमें इतना लूज करके बोलोगे फिर नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। जो लॉजिक है वो वही है कि एक तो पश्चिम
की तरफ से निकल रही है, और पश्चिम, ठीक है, पश्चिम घाट से कहाँ पे, और उसके पश्चिम की तरफ से क्या हो रही है, निकल रही है, जिसकी वजह से इसका अपवाह तंत्र बहुत बड़ा नहीं हो पाता है। जब अपवाह तंत्र ही बड़ा नहीं होगा तो नदी की लंबाई भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढे। शतरुंजनी जी एक ऐसा ही नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। कहाँ पे, अमरावती जिले में डलकाहवा। अमरावती अब तुम लोग बताओ कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अमरावली है। अमरावली है, अमरावती नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, डलकाहा से शतरुंजनी कौन सा नदी है? गुजरात की छोटी नदियों को शतरुंजनी जी गुजरात में है ना, गुजरात में है ये नदी। गुजरात की छोटी नदी, छोटी नदी बोल रहा है तो होगा ही। ठीक है, अमरावली जिला, अमरावली जिला। विकिपीडिया के अनुसार शतरुंजनी जी, शतरुंजनी जी। गुजरात में ही है। ठीक है, छोटा सा तो जिला होगा। क्या हुआ? डलकाहवा से निकलती शतरुंजनी जी, ठीक है, डलकाहवा से गिर का है। ठीक है, अमरेली है, अमरावली लिख दिया है, अमरेली। ठीक है, कोई दिक्कत? डलकाहवा भद्रा नदी राजकोट जिले के, राजकोट कहाँ है? गुजराती है। गुजरात में। ठीक है, भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियावली गांव के निकट से क्या होती है, निकलती है। ठीक ठाक नदी है जो गुजरात से निकलने वाली नदियाँ कहाँ गिर जाती है? अरेबियन सी में गिर जाती है। मुझे लग रहा है ठीक ठाक है, सबसे अधिक नदी गुजरात में ही होगी। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। इसके बाद साबरमती और माही गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं। लगभग 5 नदियां तो यही हो गया है कि नहीं है? साबरमती, माही, ढाढर, और क्या था? शरावती था अभी। शतरुंजनी नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया है। लेकिन इसमें लिस्ट बना लेना इसमें। ठीक है, पश्चिम की ओर देखो, सारा इसमें नहीं दिया हुआ है, बना लेना पूरा गुजरात का मैप बना के, या फिर ठीक है इस तरह मैप बना के यहाँ पे कर लेना सब। ठीक है, दूसरा है नासिक जिले में त्रिमंक पहाड़ियों से, वही है त्रिमंक। ठीक है, हाँ, जहाँ से त्रिंबकेश्वर कुंड मैंने बताया। त्रिभंग की पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणी नदी निकलती है। कहाँ पे? वैतरणी नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर कारवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बेदती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है। सब छोटी छोटी नदियाँ और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण नदी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। इसको एग्जाम बीपीएससी इसको कितने बार पूछ चुका है। शरावती, ठीक है, जब बोलता हूँ स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है वहाँ पे। ठीक है, उसको स्टार क्या करो, मार्क कर लो। स्टार लगाना सीखो सब। एक स्टार है कि नहीं है, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। ठीक है, मैंने 3 स्टार तक काम बन जाएगा। 1 स्टार मैंने इम्पोर्टेंट है, 2 स्टार का मतलब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार का मतलब कि एग्ज़ाम में ठीक ठाक संभावना है कि क्या हो जाए, आ जाए। समझ में आ रहा? नहीं तो 1 स्टार लगा के बस छोड़ दो, काम चलाओ। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है।
ठीक है। कह रहा है कि उस नदी का नाम याद कर जिस पर गरगोप्सा ने जोग प्रपात है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस नदी पे है बताओ तो? जो प्रपात किस नदी पे है? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पे है। जो प्रपात कावेरी या कृष्ण ही दो में इसको है। दोनों पे नहीं है। मुझे तो लग रहा है शरावती नदी पे ही है वाटरफॉल, जोग प्रपात वाटरफॉल। यहाँ का भी क्या है? वर्धा। क्या क्या है? वारधा लिखे हैं। चलो ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी तो वर्धा। वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है। क्लियर कर लेता हूँ। जोग प्रपात वाटरफॉल। According to Wikipedia, Jog Falls is a waterfall on the Sharavati River located in the Western Ghats in शरावती Sagaratalu, भर, Shimoga ठीक है, district. लिख लीजिए उसको काट दीजिए उसको। वर्धा नहीं होगा। कह रहे हैं शरावती नदी पे ही, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। इसीलिए शरावती नदी को बार बार क्या किया था, पूछ लिया जाता है। कर्नाटक में गोदावरी नदी वर्धा उधर हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है। कहाँ पे शरावती नदी? शरावती नदी पे कौन सा वाटरफॉल है? जोग प्रपात, गरसुप्पा भी बोलते हैं इसको। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। एक तो इतना सा छोटा सा गोवा है, ठीक है, उसमें भी यहाँ पे दो दो एक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट नदी है इसका, ठीक है। यूपीएससी पूछ चुका है। गोवा है ना, ठीक है, घूमने वाला प्लेस है, काफ़ी पर्यटन आते हैं लोग, तो इसीलिए वहाँ पे नाम भी दिया। एक मांडवी है, दूसरा क्या है, जुआरी है। पहले से मेरे ख्याल से इस नाम से तुम लोग परिचित हो गए। मांडवी घर जानते थे। ठीक है, दूसरा जुआरी है। आप इन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते हैं। केरल की तट रेखा क्या है, छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ियों से क्या होती है, निकलती है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का है, अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र की तुलना में कर्नाटक की शरावती नदी जल ग्रहण क्षेत्र से कीजिए तो लगभग शरावती नदी का अगर देखा जाए जल ग्रहण क्षेत्र तो कितना था, 5397 है, और इसका भी लगभग 5500 के आसपास था, जहाँ तक मेरा ध्यान है। कितना दिया है, 2029 कहाँ दिया है? यहाँ पर। अच्छा 2029 दिया है। अच्छा शरावती 2029 और 2000 यही है अलग अलग बुक में, ठीक है। कहाँ दिया है तुम पर? 2209 2029 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि पेरियार जो नदी है, ये अच्छा सॉरी पेरियार नहीं, पुनानी नदी है, ठीक है। इसका जलग्रहण क्षेत्र बेहद ही क्या है, शरावती नदी से, शरावती नदी से क्या है, कम है ना, ठीक है। यहाँ पर 5300 नहीं, अच्छा बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। पुनानी कब क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। शरावती नदी से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे 2209 ही है और यहाँ पे कितना है, 5397 यहाँ पे। कह रहा है कि पेरियार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको कर लो, होशियार कर लो। केरल की दूसरी, पुनानी नहीं, पेरियार सबसे बड़ा कौन था, पुनानी, केरल का, ठीक है, था ना, क्या था, पुनानी। इसको भरत पूजा भी बोला गया, अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, पुनानी के नाम से जाना था। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र से कीजिए, जो कि काफ़ी उसके जलग्रहण क्षेत्र से क्या है, बड़ा है। पेरियार केरल की दूसरे सबसे बड़ी नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 5200 कितना है, 43 किलोमीटर है। कम है कि नहीं है?
आप देख सकते हैं कि यास्था पूजा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत क्या है, कम अंतर है। यहाँ पे भारत पूजा यहाँ पे दे दिया, क्या है, यास्था पूजा, नाम इतना घुमा रहा है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदियाँ पाम्बा है। कौन सा? पाम्बा, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। और यहीं पे, ठीक है, पाम्बा नदी में ही, ठीक है, यही नदी जाके कहाँ गिर जाती है? वेम्बनाड झील में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है, वेम्बनाड लेक। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो लिस्ट दिया है देखो, आप काफ़ी अच्छा खासा हमने देख लिया कि छोटी छोटी जो नदियाँ हैं पश्चिम के तरफ अर्थात अरेबियन सी के तरफ भी क्या होती है, बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं। अब तुम लोगों को है पूरा, गुजरात में कौन कौन है, महाराष्ट्र में कौन है, गोवा में कौन है, कर्नाटक में कौन है, केरल में कौन है कि नहीं है? सबका क्या करो, लिस्ट बनाओ, ऐसे बना के एकदम लिख लो कि और भी है ना, मध्य प्रदेश में कौन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इकट्ठे पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियाँ, ध्यान से सुन लो, एग्जाम में एकदम यहाँ पे आएगा ही आएगा, कुछ नहीं तो तुम लोग जो मैं टेस्ट लूँगा उसमें तो रहेगा ही रहेगा, क्वेश्चन आउट है। समझ में आ रहा है? तो एकदम इसको क्या करो, क्लियर करके आओ। अब यहाँ पे बात की जा रही है पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, ठीक है। तो पूर्व की तरफ बहने वाली छोटी नदियाँ, कोई डायरेक्ट नदी नहीं है इसमें, अधिकतर जो इसमें सहायक नदियाँ ही क्या है यहाँ पे मौजूद है। कह रहा है एटलस में इन नदियों को यहाँ पे ढूंढना है, पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। प्रायद्वीप में कह रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। क्या इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं? कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। जैसे स्वर्णरेखा, कहाँ है स्वर्णरेखा नदी? कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में, झारखंड में? उड़ीसा में है, मतलब झारखंड, उड़ीसा और झारखंड के सीमा पर ही है स्वर्णरेखा नदी। कहाँ है? उड़ीसा में है। जाके उसको देखो, कल पूछता हूँ मैं, ठीक है, कल जाके देख लेना। बैतरणी कहाँ है? नहीं जान रहा, ठीक है। ब्राह्मणी, इसको सब जाके देखो, छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है। वामसाधारा, पेन्नर, पलार, वैगई तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, वैगई तुम लोग को तमिलनाडु मिल जाएगा। एटलस में नदियों क्या करना है, ढूंढना है। ढूंढना क्या है, गूगल है ही तो क्या दिक्कत है, नाम बोलो सब आ जाएगा। और एटलस में भी जाके एक बार देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी नदियाँ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। भारत के मैप में जो फिजिकल मैप है बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद से फिर यहाँ पे और बचा हुआ है नदी बहाव प्रवृत्ति। अब सारी की सारी नदियों को हम लोगों ने जैसा कि देख लिया पूरा का पूरा, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, सिंधु नदी से लेके नीचे तक कावेरी, ठीक है, जो पेरियार नदी तक थोड़ा सा तुम आंख बंद के ज्यूम करने की, ठीक है, कोशिश करो। सोचो कि क्या है, कुछ परिवर्तन आ रहा है इन सारी नदियों में, या सारी नदियों की दिशा, दशाएं, संरचना, बहाव की प्रवृत्ति क्या समान है? नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहीं से यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बना दिया, नदी बहाव प्रवृत्ति। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि अपने यहाँ ही देख लो, नहर के पानी से मिला लो गर्मी के दिनों में, ठीक है, बहुत सारा जो नहरें होती है, कैनाल होता है, बंद भी हो जाती है। वहीं आज वर्तमान में अगर देख लो, वर्षा ऋतु में जाकर देख लो, उसका वाटर फ्लो काफ़ी क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो यही हाल किसके साथ होता है? नदियों के साथ होता है। बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं इसके साथ भी हो जाता है। जैसे कि अभी मानसून का टाइम है, तो मानसून के टाइम में चाहे तुम हिमालयी नदियाँ ले लो, चाहे प्रायद्वीपीय नदियाँ ले लो, अभी तुम गोदावरी देख लो, कृष्णा देख लो, कावेरी देख लो, अभी कोई उस पानी को रोकने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि पानी रोकने से तुरंत, ठीक है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सब चाहेंगे कि पानी जितना तेज़ी से हो सके समुद्र में जाके क्या हो जाए, मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? तो यही है बहाव की प्रवृत्ति,
प्रायद्वीपीय भारत में मानसून के समय बहाव की प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी। हिमालयी नदियों में भी वही होगा, लेकिन वही है कि हिमालयी नदियाँ 12 मासी है, तो अगर मानसून वहाँ नहीं भी रहता है तब भी वहाँ की बहाव की प्रवृत्ति बनी रहेगी। प्रायद्वीपीय नदियों में, ठीक है, मानसून के समय बहाव की प्रवृत्ति बेहद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाटर फ्लो बेहद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन उसके कंपेरिजन में हिमालयी नदियों का वाटर फ्लो फिर भी क्या होता है, बना रहता है, मेंटेन रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। एक शब्द यहाँ पे दिया है, नदी बहाव प्रवृत्ति, रिवर, इसको रिजीम बोला जाता है। थोड़ा सा इसको देख लेना। अब यहाँ पे तुम लोग आए दिन पेपर में पढ़ती होगी, इतना क्यूसेक पानी, इतना क्यूबिक पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी जो है, पानी को अभी मत समझना कि कैसे नाप लिया गया है। पानी का जो मेजरमेंट करने का जैसे कि तरीका होता है, ठीक है, सपोज करो कि बहुत बड़ा एक ब्रिज बना हुआ है कि नहीं है, मान लो बराज पुल ही है, कोई दिक्कत? अब इसका कितना एरिया है, कवर करेगा कि नहीं करेगा, जो भी एरिया है, कोई दिक्कत? अगर बराज पुल है यहाँ पे, मान लो ये डैम है, ऊपर मान लेना 3 डायमेंशनल नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ऊपर आने में अगर पानी का यहाँ पे फ्लो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब सोचो, अगर यहाँ पे इसकी ऊंचाई है, ब्रिज है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, इसे बना लो यहाँ पे, ऊंचाई वाला ब्रिज है, इसकी कुछ ना कुछ इसकी लंबाई होगी कि नहीं होगी? इसकी लंबाई होगी ही होगी। जो पुल है, ठीक है, उसमें बड़ा बड़ा जो पिलर है, उसकी लंबाई होगी कि नहीं होगी? इस लंबाई का अगर पानी का लेवल अगर यहाँ है, हम लोग जान लेंगे वाटर फ्लो बेहद कम है, जैसे जैसे पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, क्या सिर्फ यहाँ बढ़ रहा है या फिर इस चारों तरफ बढ़ रहा है? चारों तरफ बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही है यहाँ पे, अब चारों तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो इसको क्या किया जाता है, फीट में माप लिया जाता है। कि किस में? फीट में। कोई दिक्कत? कितना फीट? क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं पा रही हो? फीट में माप लो, मीटर में माप लो, इंच में माप लो। जनरली लोग, पानी है तो पानी को यहाँ पे, ठीक है, गहराई है तो लोग फीट में क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। जैसे कि मान लो मेरी ऊंचाई लगभग 6.25 फीट, 6.25 फीट से थोड़ा कम है कि नहीं है, तो इतना ऊंचाई के अगर बांस अगर रख दे, उधर से पानी बहा दे, तो क्या सिर्फ बांस को छुएगा? आसपास का जो भी एरिया जब तक भरेगा नहीं, बांस तक आएगा नहीं ऊपर। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो? ये जूम करने की कोशिश करो। तो ठीक यही चीज़ होता है बरसात के दिनों में। आए दिन जब भी डैम वगैरह बनता है, बड़े बड़े जब डैम बनता है, तो कंप्यूटराइज की मदद से, या फिर जो बड़े बड़े जो मिस्त्री है, इंजीनियर हैं, फिर साइंटिस्ट उनको बोल सकती हो, उन्होंने इस ब्रिज पे क्या मटेरियल डाला है, ठीक है, कितनी गहराई तक उसके पिलर को डाला है कि नहीं है, कितना लागत उन्होंने लगाया हुआ है, बहुत सारा फैक्टर होता है। उस फैक्टर के आधार पे वे लोग क्या कर देंगे, पूरा का पूरा इस पुल की अवधि को क्या कर लेंगे, बता देंगे कितने साल तक जाएगा, 100 साल, 1.5 साल, 2 साल पुल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उसके बाद इतना तो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। जैसे घर बन गया कि नहीं बन गया? घर बन गया, मान लो कि एक घर की आयु अभी वर्तमान में 100 साल, 1.5 साल चल रहा है, तो क्या ये 100, 1.5 साल नहीं जाएगा? अधिक भी जा सकता है। अगर कोई भूकंप आ गया, ठीक है, वोल्केनो आ गया, है कि नहीं है, सुनामी आ गया, तो क्या अब इसकी उम्र उतना ही रह जाएगी? उम्र और भी कम हो जाएगा। मैंने, ठीक है, एक जो अनुमान के आधार पे उन लोगों ने जो बता दिया, कर दिया। ठीक यही हाल ब्रिज के साथ होता है।
पुल के साथ होता है। अनुमान लग गया कि 100 साल, 1.5 साल, 2 साल चलेगा, 200 साल चलेगा ही चलेगा। लेकिन अचानक अगर इसमें बाढ़ अगर तेज आ जा रहा है कि नहीं है, तो इनका भी एक अपना लोग क्राइटेरिया बनाते हैं। जैसे घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, यूट्यूब में तो खूब लोग वीडियो देखी हुई हो, घर बनाते हैं, भूकंप रोधी घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो क्या वो 10 इंटेंसिटी का झेल सकता है? नहीं झेल सकता है, कितना भी लोग बना ले। अगर इतना तो लोग बना लेते तो फिर जापान इतना पीछे थोड़े रहता, जापान वैसे ही घर बना लेता, है कि नहीं है। 10 इंटेंसिटी बहुत होता है, मैंने हम लोग खड़ा भी नहीं रह पाएंगे पृथ्वी पे। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी चीज़ का अगर निर्माण हो रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, कैपेसिटी होगी। घर बना रहे हैं, देख रहे हैं कि भूकंप रोधी हो रहे हैं कि जनरली दिल्ली में 5, 6, 7 इंटेंसिटी का अगर भूकंप आ रहा है तो इतना तक क्या हो जाएगा है, झेल जाएगा। क्या हो जाएगा? झेल जाएगा। वैसे ही पुल का भी है यहाँ पे। अब पुल के लिए भूकंप वगैरह तो सब मायने यहाँ पे रखेगा ही रखेगा, जो भी है। लेकिन बरसात के दिनों में पुल की जो प्रासंगिकता है यहाँ पे, जो अनुमान की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये इम्पोर्टेंट इसी के आधार पे लगाया जाता है, जैसे कि जो पिलर है, ठीक है, पिलर लगा दिया जाता है। अब इस पिलर में 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट मार्क किया जाता है। बुझाया कि नहीं बुझाया? बोल दिया जाएगा कि अगर इतना तक पानी आ गया तो पुल झेल लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना तक पानी आने का मतलब क्या सिर्फ इतना ही तक आ रहा है? नहीं, पूरा एरिया में जहाँ तक पुल जा रहा है वहाँ तक धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, पीछे से इकट्ठा होते जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा, तभी तो इसका वाटर लेवल क्या आएगा, बढ़ेगा। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो? समझ पा रही हो सब ना? तो इसी तरीके से उसका भी मेजरमेंट किया जाता है कि इतना क्यूसेक पानी क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया है। क्यूसेक, ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। जैसे पानी है, एक पानी है, कोई दिक्कत? एक गिलास में पानी ले ली तो गिलास का कुछ ना कुछ आयतन होगा कि नहीं होगा? आयतन को किससे मापेंगे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में मापेंगे कि नहीं मापेंगे? तो उसको क्या बोल देंगे? घन सेंटीमीटर बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? क्यूबिक। क्यूबिक, क्यूब माने क्या होता है? घन होता है ना। जवाब नहीं मिल रहा है। क्यूब माने होता है ना, क्यूब माने क्या होता है? घन। घन कब होगा? जब इसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी हो जाएगा। ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। दिख रहा है? कोई दिक्कत? वो ग्लास लिया, ग्लास 3 डायमेंशनल है कि नहीं है? 2 डायमेंशनल पानी आ पाएगा? कहाँ तक? हाँ, आ पाएगा। अब ये 2 डायमेंशनल है, यहाँ पे रखोगे पानी कितना रहेगा? थोड़ा सा रखोगे पानी कहाँ गिर जाएगा? ऊंचाई होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो एक गिलास अगर लेती हो तो उस गिलास का कुछ ना कुछ आयतन होता है कि नहीं होता है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। अब उस आयतन में कितना पानी आएगा हम पता लगा लेंगे, नहीं लगा लेंगे। जैसे 1 लीटर में हमने पानी डाला तो हम उस गिलास का आयतन का पता लगा सकते कि नहीं लगा सकते? कि गिलास की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। ठीक वही चीज़ इस ब्रिज के साथ होता है, इस पुल के साथ होता है। पूरा का पूरा हम लोग इसका आयतन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। जब एक पार्ट का निकाल लिया तो पूरा का निकाल लेंगे। हमें डिस्टेंस पता है, इसका नहीं पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है कि नहीं पता है? और ये पानी की लेवल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। बस एक गिलास बन के हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। पानी के लेवल को हम लोग क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे। तो इसी में साइंटिस्ट लोग बोल देंगे कि भाई इतना घन सेंटीमीटर तक अगर पानी हो जाता है तो पुल को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे अधिक होगा तो डेंजर जोन है। क्या जोन है? डेंजर जोन है। जैसे वाल्मीकि नगर में खूब होता है, मतलब 2 साल पहले जब रेलवे लाइन वगैरह ध्वस्त किया था, याद है कि नहीं है तुम लोगों को? रेलवे लाइन वगैरह जो फूफा जी लोग फंसे हुए थे, 8-10 दिन जो लोग गए थे दरभंगा की, कहाँ लोग गए थे ना, नहीं याद आ रहा है? 2018 या 19 में, 18 में था मेरे ख्याल से।
अरे पूरा लिंक टूट गया था, लोग बेतिया से बगहा लोग नहीं आ पा रहा था, पूरा कई जगह पुल क्या किया था, तोड़ दिया था। बिहार की स्थिति बेहद ही ख़राब थी। तो वाल्मीकि नगर जो गंडक जो पुल है वहाँ पे कितने बार एसडीएम चेतावनी जारी करता था, है कि नहीं है, कि जो गंडक ब्रिज है, ठीक है, डेंजर जोन के ऊपर बह रहा है, जितना जल्दी हो सके उस इलाकों को क्या कर दें, खाली कर दें। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यही था कि डेंजर जोन के ऊपर भी मतलब बहने लगा, पूरा लगभग जितनी पुल की ऊंचाई है वहाँ तक आ गया, फिर भी ब्रिज को नुकसान नहीं पहुँचा, झेल लिया, यही बोलते हैं ना। लेकिन क्या वो रिस्क की मात्रा उसमें कम है कि अधिक है? अधिक है कि नहीं है? कब टूट जाएगा कोई गारंटी है उसका? झेल लिया और अलग बात है, ठीक है। तो यही है, जैसे एक लेवल के बाद, ठीक है, मैंने बताया था कि ऊंचाई होता है, जिससे ही ऊंचाई यहाँ पे बढ़ने लगेगी पूरा एरिया में पानी क्या हो जाएगा, भरने लगेगा। तट में पानी का कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत। और एक जगह यहाँ पे जो है, यहाँ पे नॉर्मल जगह अगर उसका पानी की जो वाटर लेवल बढ़ रहा है तो एक समय के बाद क्या कर देगा, चेतावनी जारी कर देगा कि भाई रिस्क है, इतना पानी छोड़ा जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से अनुमान लगा लिया जाता है। तो पहले सब प्रणाली ने नहीं थी, पहले लोग दक्षिण भारत वगैरह में, मुझे याद आ रहा है, जो लोग सिंचाई करते थे क्या करते थे, रहट गाड़ देते थे, याद आ रहा है रहट, है कि नहीं है? पानी इधर लोग कर रहे हैं, वाटर लेवल इसका बढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? जब तक ये पिलर डूब जाए या फिर इसके आधा के ऊपर ना चला जाए, ऐसा होता था ना। इतना आ जाने के बाद फिर लगता था कि अब ऊंचाई में पानी क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो वही ठीक है, प्रणाली है जो अब उसको वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहीं पे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 2 यूनिट है, इसका भी यूनिट समझ रहे हो ना, माप कैसे उसको मापा जाता है। देखो, जल विसर्जन नदी में समय अनुसार जल प्रवाह के आयतन का क्या है, माप है, इसका आयतन का माप है। इसे क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड, क्या, क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड। क्यूब माने क्या हो जाएगा, कोई एक क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। 1 सेकेंड में उसमें कितना पानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो कि बहुत बड़ा नदी है, जिसे गंडक नदी ले लो, बहुत बड़ा है, तो 1 सेकेंड में पानी का लेवल ना मात्र क्या होता होगा, ऊपर जाता होगा, है कि नहीं है? लेकिन सोचो 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटे में तो ठीक ठाक पानी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जैसे जैसे उसका वाटर लेवल प्रति सेकंड बढ़ते जाएगा, लोग अनुमान मिला लेंगे, चेतावनी तुरंत क्या कर देंगे, जारी कर देंगे कि भाई इसका पानी रुक क्या रहा है, नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए आए दिन बोला जाता है क्यूसेक, क्या बोलता है कि आज गंडक बराज से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, 5000 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, ठीक है। तो अगर 5000 अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, 5000 क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड पानी क्या किया गया, छोड़ा गया। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? या फिर इसको क्यू मैक्स भी बोल दिया जाता है। मैक्स माने क्या हो जाएगा, मीटर है यहाँ पर, क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? वैसे फीट मतलब या फुट है, फुट फीट सेम है, ठीक है। फुट ज़्यादा उपयुक्त होता है, फुट का प्रयोग करता है, मीटर भी बोल सकती हो, कोई दिक्कत? फुट क्या है तुम्हारा यूनिट, क्या छोटा होता है, मीटर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब कितना फुट हो, मान लो तुम्हारी हाइट 5.25 फुट 5.5 फीट है, ठीक है, मीटर में नापेंगे तो कितना मीटर होगी, 2 मीटर भी नहीं हो पाओगी, है कि नहीं है? इतना होता है कि नहीं है, इतना 1 मीटर। तो ध्यान रखना, क्यूसेक क्या बोलते हैं, क्यूसेक या फिर क्यूबिक। कोई दिक्कत? तो एक चीज़ हम लोगों ने सीख लिया कि पानी को कैसे मापते हैं। अब क्लियर है? अब कोई पूछेगा तो बता दोगे कि इसका मतलब क्या है? अब फिर बताओ,
डाउट है तो फिर पूछो। क्यूबिक है ना, 1 क्यूबिक, 2 क्यूबिक, 3 क्यूबिक है कि नहीं है। अब 5000 होगा तो 5000 क्यूबिक। अब 5000 क्यूबिक कैसे आएगा, इसका कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, कुछ क्या होगा, ऊंचाई होगी। ऊंचाई होगा। होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में रहेगा, फुट में रहेगा। कोई दिक्कत। और इस फुट को भरने के लिए, माने इस आयतन को भरने के लिए पानी 1 सेकेंड में, मान लो किसी कुछ न कुछ ऊंचाई होगी कि नहीं होगी। मान लो इसकी ऊंचाई कितना है, मान लो कि 2 मीटर है, तो 1 सेकेंड में हमें पता चल रहा है कि 1 सेकेंड में 1 मीटर पानी भर देगा। एरिया अगर बहुत बड़ा है तो नहीं भर पाएगा। सोचो ना, बड़ा सोचो, कोई गिलास नहीं है, ठीक है, गिलास में फट से डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से थोड़े है, पानी आ रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। एक बहुत बड़े एरिया को जब तक कवर नहीं करेगा, इसकी ऊंचाई बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यूनिट के चलते मैं इतना समझा रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ की तुम लोग तैयारी कर रही हो ये सब नॉर्मल चीज़ है। SDM, DM और फिर उसके नीचे के भी अधिकारी चेतावनी क्या करते हैं, जारी करते हैं, तुरंत जाके देखेंगे कि पुल डेंजर जोन से पार कर रहा है, ठीक है, जल प्रवाह रुक नहीं रहा है, लगातार वाटर लेवल क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, इतना क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड पानी क्या हो रहा है, आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो बरसात के दिनों में क्या होता है, खूब लोग करते हैं, तो नदी बहाव पर रहती है। कह रहा है कि आप जानते हैं कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान क्या होता है, नहीं रहता है, रहेगा नहीं रहेगा। भारत, ठीक है, मानसून प्रदेश है, इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। किस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं, किस ऋतु में। देखो कितना सावधानी बढ़ता है। आप गंगा, कावेरी भी 2 मानसून लेता है कि नहीं है, और गंगा तो अपने आप में, ठीक है, 12मासी नदियाँ हैं, तो स्वाभाविक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, कि मानसून के टाइम में अधिक मात्रा में क्या होगा, प्रवाह बना रहेगा। प्रवाह माने वाटर फ्लो स्पीड। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। कब, एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। औसत निकाल लेंगे, गर्मी में इसका प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, नहीं लेंगे, निकाल लेंगे इसका वाटर फ्लो। बरसात के दिनों में कुछ ना कुछ इसका और रहेगा, बरसात के दिनों में ज़्यादा हो जाएगा। ठंड के दिनों में क्या रहेगा, ना कम ना ज़्यादा रहेगा, एवरेज रहेगा। कोई दिक्कत, औसत रहेगा। तो तीनों को अगर औसत नहीं निकाल सकते हैं, साल भर का बोल रहा है ना, साल भर का अब जो भी आएगा तो हम लोग उसका रिवर रेजिम निकाल सकते हैं। इतना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। समझ। जैसे खा रही हो, खाना खा रही हो, सुबह में खाई नाश्ता की, ठीक है, थोड़ा खाई, लंच कर ली, ज़्यादा खा ली, डिनर कर ली, खा ली ठीक ठाक, तो तीनों को मिला के हम नहीं निकाल लेंगे कि एक दिन में तुम, ठीक है, लगभग 1 किलो खाना क्या कर रही हो, खा जा रही हो। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी है, क्योंकि अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती है। दक्षिण भारत की नदियां हिम नदों से नहीं निकलती। इनके बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, लेकिन हिमालय नदियों के साथ बहुत अधिक ऐसा नहीं है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। किनका, प्रायद्वीपीय नदियों का। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, भिन्न होती है। अब अनुमान लगा पा रही हो, क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड, ठीक है, वर्षा के दिनों में क्या हो जाएगा, कम होगा, अधिक होगा, अधिक हो जाएगा। गर्मी के दिनों में कोई पूछेगा भी नहीं है, अब एकदम नीचे बह रहा है कि नहीं है, लोग बांधने लगते हैं, फाटक क्या करते हैं, लोग गिरा देते हैं, तो थोड़ा पानी का लेवल कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। पानी का लेवल ऊपर आएगा तो भाई किसानों को भी, ठीक है, बराज पुल में जो लेफ्ट राइट से जो निकाला गया है तभी तो पानी चढ़ पाएगा यहाँ पे। तो फाटक सब क्या करते हैं, गिरा देते हैं, और पानी का वाटर लेवल बढ़ा के लेफ्ट राइट क्या करते हैं, उसको
बहाव आते हैं। कोई दिक्कत? गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। कब? गंगा नदी में जनवरी से कब? जून तक जल प्रवाह क्या होता है? बेहद कम हो जाता है। तो जल प्रवाह कम हो जाएगा तो क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड भी बहुत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। इस समय क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। मानसून में सारी नदियां एक्टिव हो जाती है भारत में। गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिम भाग में जल बहाव की प्रवृत्ति में चौंकाने वाले नजर अंतर आते हैं। देखो, पूर्वी और कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। ये पश्चिमी भाग है कि नहीं है गंगा नदी का? और कौन सा भाग है? पूर्वी भाग में। देखो क्या है कह रहा, अंतर है दोनों में। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफ़ी क्या होता है? बड़ा होता है। प्रवाह जो बह रहा है ठीक ठाक होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह कितना है? 55,000 क्यूसेक है। कोई दिक्कत? फरक्का डैम कहाँ है बताओ तुम लोग? गंगा नदी में। गंगा नदी में कहाँ है फरक्का डैम? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल एक उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आ रहा है कि बताओ क्या होगा? ऊपर ही है, उत्तर प्रदेश के जो ऊपर। उत्तराखंड में उत्तराखंड में आएगा। ठीक है। मुर्शिदाबाद नहीं भैया, फरक्का डैम नीचे आ जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलो इधर तो कहाँ आ जाएगा? पूरब की तरफ आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। कोई दिक्कत? कह रहा है कि इस समय फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह कितना हो जाता है? 5500 क्यूसेक हो जाता है। सॉरी, 55,000 क्यूसेक्स। जबकि न्यूनतम औसत केवल कितना है? 1300 क्यूसेक है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन सा कारक क्या है? उत्तरदायी है। तो जगह जगह क्या किया गया है? गंगा नदी में डैम बना दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? तो भाई यहाँ पे पानी क्या हो जा रहा है? ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहा है। इसीलिए अब इसके बाद से जो गंगा नदी में ये जो पानी बह रहा है, इसका स्पीड क्या हो जा रहा है? काफ़ी तेज हो जा रहा है। और न्यूनतम औसत केवल कितना है? 1300 है यहाँ पे, जो कि गर्मी के दिनों में होता होगा। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? ठीक है, मानव जनित कारक ही है। जगह जगह डैम बना के क्या किया गया है? पानी की अविरल धारा को क्या किया गया है? रोक लिया गया है। प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करी है। प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है। कोई दिक्कत? सब कुछ नहीं है, पढ़ लेना है इसको। तो यह अचानक उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अगस्त में उफान। अगस्त में उफान होगा नर्मदा में, और अक्टूबर आता है तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। गरुड़ेश्वर में इस दर्ज नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव कितना हो जाता है? 2300 क्यूसेक हो जाता है।
और न्यूनतम कितना है 1500 क्यूसेक। समझो यहाँ पे एकदम लगता हुआ सूख गया है कि नहीं है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम कहाँ होता है, जुलाई अगस्त में होता है। सब दिया हुआ है कि कब कब होता है, फाइनली अगस्त सब में आ रहा है। अगस्त माह के पश्चात इनके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में क्या रहता है, अधिक रहता है अक्टूबर और नवंबर में। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक है और न्यूनतम औसत केवल कितना है 50 क्यूसेक होता है। तो पोलावरम ने तो बताया था सीमा में, किनारे में है ना, एकदम किनारे आ जाएगा। ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की क्या करते हैं, जानकारी देते हैं कि भाई कैसे क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कुछ है नहीं, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना यहाँ पे, ठीक है। देखो तुलना कैसे किया जाते हैं। उद्गम स्थल, कोई दिक्कत, प्रवाह प्रवृत्ति क्या है, अपवाह के प्रकार क्या है, नदी की प्रकृति क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, नदी की आयु क्या है कि नहीं है। तो उद्गम स्थल में जैसे हिमालय नदियाँ का देखा है तो हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत से इसका उद्गम होता है। प्रायद्वीप में क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार व मध्य भूमि से इसका उद्गम स्थल होता है। प्रवाह प्रवृत्ति क्या होगा, थोड़ा सा प्रवाह प्रवृत्ति में हिमालय नदियाँ 12मासी होगी कि नहीं होगी, हिमनद वर्षा से जल प्राप्ति होगी। प्रायद्वीपीय नदी बेचारा मानसून पर निर्भर है। अपवाह के प्रकार पूर्ववर्ती भी है और क्या है, अनुवर्ती भी है। मैदानी भागों में वृक्षाकार प्रारूप होता है। प्रायद्वीप नदी ऐसा नहीं है, अध्यारोपित है। पुनर्यवनित नदियाँ हैं और ये आयताकार प्रारूप क्या करती है, बनाती है। यहाँ पे नदी की प्रकृति के अनुसार देखा जाए तो लंबा मार्ग, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ, अभिशीर्ष, अप्रदन व नदी, अपहरण, मैदानी में जल मार्ग बदलना तथा विसर्प बनाना, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित क्या है, मार्ग है। जल ग्रहण क्षेत्र में बहुत बड़ी द्रोणी है इसका, है कि नहीं है, हिमालय नदिया का। इसकी द्रोणी क्या होगी, छोटा होगा। पानी कितना, जितना पानी अधिक होगा नदी द्रोणी उतनी क्या होगी, हाँ बड़ी होगी। नदी की आय में उल्टा हो जाएगा। हिमालय नदियाँ नवनिर्मित है, युवा है, क्रियाशील व घाटियों को गहरा करना है। घाटी क्या हो रहा है, गहरा हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, अपेक्षाकृत, ठीक है, प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ बहुत ज़्यादा मैच्योर है कि नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पे वाटरफॉल भी मिलेगा, यहाँ पे वाटरफॉल मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, गॉर्ज मिलेगा, गड्ढा। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे दिया है नदी जल उपयोग की सीमा। अब क्या है यहाँ पे, अब कुछ है। भारत की नदियाँ प्रति वर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान क्या है, नहीं है। यहाँ पे पता है हमें कि मानसून के लिए भी क्या पूरे भारत में वर्षा क्या समान कराती है, कहीं 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, कहीं कहीं वर्षा 400 सेंटीमीटर तक चली जाती है। राजस्थान के क्षेत्रों में 25-30 सेंटीमीटर भी नहीं जाती है वर्षा। कोई दिक्कत, तो 12मासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल हो जाता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इस प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या यह जल उपलब्ध की समस्या है या इसके प्रबंधन की, दोनों है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों है। क्योंकि जो जल हमें मिल रहा है अभी वर्षा जल ही है, इसके प्रबंधन में कमी नहीं है। भारत में बहुत कमी है, वर्षा का पानी से गिर रहा है और क्या हो जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है, निकल जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या है आप दे देगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सूखाग्रस्त, बाढ़। क्या आप देश के एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं, सुझा सकते हो।
क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? मैंने ऐसा उपाय बताओ कि जहाँ बहुत अधिक बाढ़ आ रहा है, बाढ़ मैनेज हो जाए, जहाँ पे सूखा बहुत अधिक है, सूखे की समस्या को क्या हो जाए, कम कर दिया जाए। क्या कर सकते हैं इसके लिए? जब अधिक बाढ़ आएगी तो उसमें मतलब डैम बना दिए जाएंगे, और जब वो सूखा है वहाँ पर जो बारिश हो रही है उन पानियों को इकट्ठा कर लेंगे। देखो एक ही पहलू है यहाँ पे बारिश हो रहा है, वहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, वहाँ सूखा हो जा रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, और यहाँ पे अधिक बारिश हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, बाढ़ आ जा रहा है। तो ऐसा मैनेजमेंट करना है कि यहाँ बारिश अधिक होते हुए भी यहाँ बाढ़ ना आए, और वहाँ पे बारिश नहीं होते हुए भी वहाँ पे सूखा ना पड़े। कैसे कैसे कर सकती हो, थोड़ा देखे तुम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है, बताओ तो थोड़ा। तुम ही शुरू करो, सोचो कुछ एक आध दो बार, जितना भी पॉइंट अगर हो सके बताने की कोशिश करो। क्या एक द्रोणी की जल अधिक्य को जल की कमी वाले द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? आगे नहीं आ गया। क्या एक द्रोणी को जल अधिक को जल की जहाँ पे कमी हुई है वहाँ पे हम लोग स्थानांतरित ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हमारे देश में नदियों को द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है कि नहीं है? बनाई गई है, लेकिन अभी भी ये ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे बताने की कोशिश करना है कि सही ढंग से क्या है लागू नहीं हो पा रहा है। कारण यही है आपसी राज्य, ठीक है, विवाद है कि नहीं है? आपसी राज्य विवाद। मानसून आएगा तो उस पानी को कोई लेना नहीं चाहेगा, मानसून ख़त्म हुआ तो फिर उस पानी को फिर लेने के लिए लोग, ठीक है, झगड़ा करने लग जाते हैं। तो ये आपसी विवाद बहुत बड़ी समस्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वैसा रहता तो बहुत सारी नदियों को, खासकर जो हिमालयी नदियों को नीचे लाया जा सकता था। देखो कितना वेस्ट हो जाता है। गंगा नदी जा रही है, फाइनली वो पानी कहाँ पे, समुद्र में गिर जा रही है, वेस्ट हो जा रही है। अगर सोचो वही गंगा नदी, ठीक है, नीचे भी अगर आ जाता, गोदावरी में मिल जाता, नर्मदा में मिल जाता, तो फिर उस पानी को, ठीक है, सिंचाई के लिए एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर लिया था कि नहीं कर लिया था? कर लिया जाता। लेकिन उसका एक दूसरा भी पहलू है। बरसात के दिनों में अगर उसका बेहतर मैनेजमेंट नहीं हो तो जहाँ जहाँ गंगा नदी को ले जाया गया है, बाढ़ की स्थिति क्या हो जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी। तो हमेशा थोड़ा बैलेंस हो के सोचना है, यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गांव वगैरह में लोग खूब होता है जंगल से, ठीक है, जब छोटी सी जब पतली सी, जैसे हमारे यहाँ लोग बताते हैं जो आया भावसा आया, पहले एक छोटी सी क्या थी वो पॉइंट, वो समझती हो ना, छोटा सा पॉइंट कैनाल जो होता है, लोग इतना छोटा खोड़ के लोग लाया जंगलों से। धीरे 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 जंगलों में पानी का लेवल बढ़ता गया और यहाँ पे एक द्रोणी बना दिया गया, कटाव करने लगा और पूरा पूरा जंगल का पानी आसपास के खेतों में क्या होने लगा, भरने लग गया। तो गर्मी के दिनों में हमने बना लिया, लेकिन उसका बेहतर मैनेजमेंट हमने नहीं किया, प्रबंधन नहीं करने की वजह से अब वो कटाव का कारण बन गया। ठीक यही हाल नदियों के साथ भी है कि नहीं है? नहीं तो कोई राज्य एक्सेप्ट कर ले कि सिर्फ तुमको हम गर्मी में पानी देंगे, बरसात में नहीं देंगे, फिर सारे राज्य तैयार हो जाएंगे। गर्मी में तो पानी सबको चाहिए, बरसात में किसी को नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? तो एक थोड़ा सोचना है, ठीक है, सोचो, मंथन करके सोचो, तब जाके होगा। अभी से प्रक्रिया नहीं अपनाओगे तो फिर कैसे होगा? और ये सब जो टॉपिक इतना ज्वलंत टॉपिक है, आए दिन बाढ़, और हम लोग ऐसे राज्य से बिलोंग करते हैं कि जहाँ क्या है, बाढ़ ही बाढ़ है कि नहीं है? तुरंत ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है कि बिहार में बाढ़ आने का क्या कारण है। अगर तुमको बिहार में, ठीक है, तुमको अगर डीएम बना के भेज दिया जाए, एक तुमको मान लो कि ऊपर ही दरभंगा भी बोल दे, ठीक है, मधेपुरा बोल दे, सीतामढ़ी बोल दे, तो तुम वहाँ पे बाढ़ की समस्या को निजात पाने के लिए क्या कर सकती हो, अपने स्तर से क्या प्रयास कर सकती हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आए दिन, चूँकि हम लोग बिहार से हैं, आए दिन ये सब सवाल, ठीक है, आते रहते हैं, वो पूछ देगा सब। तो इसीलिए बार बार मैं कोशिश करता हूँ कि अपने क्षेत्र में जाओ तो थोड़ा जानने की कोशिश करो,
ठीक है। उस दिन मैं ये देख रहा था इंटरव्यू, एक लड़का आया था वैज्ञानिक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग, बोला था कि मेरा हॉबी में ऑर्गेनिक फार्मिंग है। पूछ दिया टीचर, ठीक है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताओ कैसे करते हो। पूरा और रट के आया था भारी भरकम शब्द, सीधे उसको मना कर दिया। बुझाया कि नहीं बुझाया कि जो आप रट के आए हुए हैं वो हमें मत बताइए, आप बताइए आप कैसे करते हैं उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात? मैंने हॉबी बना लिया, उसने रट लिया 2-4 अक्षर कि अच्छा शब्द सेंटेंस बोल देंगे तो टीचर खुश हो जाएगा। वहाँ पे इतने होशियार लोग होंगे तो तुरंत तुम्हारे हाव भाव से भी लोग समझ जाएंगे। फिर से बोला, फिर से उसका भाषा बहुत हाई फाई हो जा रहा था, टेक्निकल शब्द। वैसे नहीं, ठीक है, जो भाई आप करते हैं आप बताइए उसको, आप कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये चीज़ें व्यवहारिक चीज़ें हैं, ये सारी व्यवहारिक चीज़ें हैं। इसको ठीक है थोड़ा सा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके फिर बोलोगी तो फिर लगेगा कि हाँ अच्छा बोल रहे हैं, कि सही में ऐसा अगर होगा तो फिर हम लोग कर सकते हैं। जैसे गांव में ही बाढ़ आता तो लोग क्या करते हैं, बांध बना देते हैं, है कि नहीं है? लेकिन वो बाढ़ का जो बांध बनाते हैं अच्छा मटेरियल नहीं है कि नहीं है? मटेरियल है, बालू से बांध बना देंगे तो कितना दिन रहेगा, ठीक है। तो यही सब करना पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है कि अध्यापक निम्नलिखित उदाहरणों की व्याख्या यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सब इंटरलिंकिंग हुआ है कि नहीं है? पेरियार दिग परिवर्तन योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कहाँ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना? राजस्थान में है। कौन सी नदी पे बनाया गया है? सतलज है कि ब्यास है? सतलज नदी में क्या किया गया है? सतलज गांधी से वहाँ पे हीराकुंड डैम से क्या किया गया है? निकाला गया है कि नहीं है? कर्नूल कुड़प्पा नहर, ब्यास सतलुज लिंक नहर, ब्यास सतलुज को लिंक किया गया कि नहीं किया गया है? कर दिया गया है। गंगा कावेरी लिंक नहर, लेकिन एक गंगा कौन? एक बूढ़ी गंगा, ठीक है। तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ठीक है बहुत सारे क्षेत्रों में काम होना बाकी है। कह रहा है कि इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जाने। मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है रिवर इंटर लिंकिंग में। समझ में आ रहा है ना कि पठारों को पहाड़ों को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है जिससे अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? क्वेश्चन टैग दिया है। बिल्कुल किया जा सकता है। इस मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें, डिबेट करें एवं लेख तैयार करें कि नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार क्रम में लेते हैं। पूरा आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे दे दिया कि भाई नदी जोड़ो परियोजना को लेके बाद विवाद क्या करना है। कोई दिक्कत? मान लो कि तुम सूखेग्रस्त क्षेत्र की हो, तुम मान लो कि किसी ठीक है गंगेटिक प्लेन की क्षेत्र की हो, है कि नहीं है? तो तुम्हारा प्रयास क्या होगा कि गंगा नदी का पानी हमें भी मिले। तुम्हारा प्रयास क्या होगा कि गंगा नदी का पानी ठीक है और तुम देना चाहती हो कि नहीं देना चाहती हो, ठीक है। उसके लिए बेहतर मैनेजमेंट की ज़रूरी है। आँख मूंद के दे दिया जाएगा। बरसात के दिनों में क्या होगा, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा नदी का है कि नहीं है? ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल आसाम के लिए क्या बन जाता है इस समय, जाकर देखो कितना तबाही होती है उस नदी से। बांग्लादेश में जाकर देखो। पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद, ऋतुवन जल का असमान प्रवाह है, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। नदियों के आसपास के क्षेत्रों पे लोग क्या कर ले रहे हैं, अधिग्रहण कर ले रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा ले रहे हैं। नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं? क्या आपने शहर के गंदे पानियों को नदियों में गिरते देखा है? औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाट नदी किनारे हैं। कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है।
कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबा दिया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है कि नहीं। अब इसमें से देखो एक एक कारण इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। नदियाँ प्रदूषित क्यों है? स्वाभाविक से शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है। बोलोगी तो फिर बोल देगा सामने वाला, इंटरव्यू वाला बोल देगा, तो फिर कहाँ डाले बताओ? है कि नहीं है? कहाँ डाले? तो फिर तो लगेगा जा दिमाग मेरा ख़राब हो गया। बात तो सही कह रहा है, इतनी सारी आबादी है, नहीं डालेंगे तो कैसे होगा? फिर कैसे इसको हैंडल करोगे? मतलब कूड़ा करकट के लिए कोई मतलब दूसरा उपाय भी ढूंढना चाहिए। दूसरा तो वैसे भागोगे तो बोलेगा क्या उपाय ढूंढना चाहिए? मतलब उसको गड्ढा खोद कर तो या गड्ढा नीचे डाल खोद के देंगे। गंदा पानी को कितना गड्ढा में तुम लोग डाल लोगे यहाँ पे? नहीं, जमीन पे मतलब पानी पे नहीं घोल रहा है। तो बोल देगा फिर भौम जल जो है प्रदूषित नहीं होगा फिर उससे? तो वो तो सड़ जाएगा। कैसे सड़ जाएगा? गंदा पानी जो जाएगा कैसे सड़ जाएगा नीचे? फिर स्वच्छ पानी को दूषित नहीं करेगा नीचे? जो करेगा। कचरा बोल रहा है वो डालने के लिए बोल रहा है। नहीं, शहरों के गंदे पानी की नदियों में गिरते देखा है। हाँ देखा है। तो बोलेगा इसका समाधान क्या है? तो कल कारखाना को कम कर देंगे था। देखो कि शहरों के गंदे पानियों को नदियों में देखा है, आगे देखे हैं। औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? थोड़ा अच्छा सोचो, ठीक है? तुम डेली का डेली सोचो। क्या हम लोग लापरवाही नहीं करते हैं? अभी चावल हुआ, डाका कहाँ डाल दिया? पानी में डाल दिया। देख रहे हैं कि चीज़ गंदा है, उसको उस पर डाल दिया। तो यहाँ पे थोड़ा व्यवहारिक उत्तर देना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है? इसमें एक एक व्यक्ति की क्या करनी पड़ेगी? भागीदारी करनी पड़ेगी कि वो अपने घर से ही कूड़ा करकट को क्या करें, ना डालें। जन जागरूकता को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और जहाँ बात गंदा पानी को नदियों में डालने की, तो हर जगह सीवेज की व्यवस्था की जाए। सीवेज को डायरेक्ट नदियों में ना छोड़ा जाए। एक स्टोरेज बनाया जाए कि मान लो दिल्ली शहर है, जगह जगह इसको स्टोरेज बना दिया जाए। यहाँ है कि नहीं है? पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। पानी इकट्ठा होने के बाद इस पानी को, ठीक है, पंपिंग सेट के माध्यम से, बड़े बड़े मोटर के माध्यम से कहाँ गिराया जाए? नदियों में गिराया जाए। फिल्टर लगा दिया जाए। यहाँ पानी जम जाएगा तो स्वाभाविक है कि फ्रेश पानी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इसमें जो भी सीवेज है उसको क्या किया जाए? फिल्टर कर लिया जाए, छान लिया जाए। सोच पा रही हो कि नहीं पा रही हो? जो मैं बता रहा हूँ, जो प्रक्रिया, सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर समस्या आएगी। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर जगह यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कि हर जगह वाटर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं? बेहतर मैनेजमेंट के माध्यम से गंदे पानी को छाना जा सकता है। इसीलिए मैंने, ठीक है, बोला कि ये सारी जो चीज़ें हैं विकसित देशों में भी है, लेकिन विकसित देशों ने अपने बेहतर मैनेजमेंट के माध्यम से सही कर लिया है। इंग्लैंड की जो कौन नदी थी जो उस समय, ठीक है, इतना गंदा नदी था कि लोग वहाँ पे मतलब सुसु भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी उस नदी की पानी को लोग क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। क्या है वो? बेहतर मैनेजमेंट ही तो है। क्या वहाँ पे जनसंख्या नहीं है? वहाँ पे कल कारखाना नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुंह नहीं खोल देना है, ठीक है? थोड़ा देखो, विकसित देशों से कंपेरिजन करके देखो कि विकसित देशों के पास हमसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर उनके पास है कि नहीं है। और फाइनली हमने देखा, लॉकडाउन में देख लिया कि दिल्ली की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद जो भी हम मल मूत्र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यमुना नदी में मिल रहा है, फिर भी वो उतना दूषित क्या कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा जितना कि औद्योगिक कूड़ा करकट कर पा रहा है। और औद्योगिक कूड़ा करकट हमसे ज़्यादा कहीं कहाँ है? विकसित देशों में है, फिर भी वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर प्रबंधन की वजह से सारी चीज़ें। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो? औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है, ठीक है, इसका प्रबंधन हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
पानी लीजिए, जो भी कूड़ा करकट है इसको डायरेक्ट भाई, ये नहीं कि नदी में डाल दो, ठीक है। जो पानी फ्रेश पानी अगर नदी से ले रहे हो तो वैसे ही फिल्टर करके उस फ्रेश पानी को कहाँ डालो, नदी में डालो। कूड़ा करकट अपने पास रखो, सूखा कूड़ा करकट, ठीक है। रिसाइकल भी किया जा सकता है उसको। रिसाइकल समझती हो कि नहीं समझती हो, ठीक है। पुनः, ठीक है, माने प्रयोग करना, यही होता है ना, पुनः प्रयोग करना। रिसाइकलिंग की प्रक्रिया हमारे देश में ना के बराबर है। बहुत से शमशान घाट नदी के किनारे हैं, दिखाई दिया कि नहीं दिया। तो अब इसके लिए लोगों में जन जागरूकता क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि गंगा नदी के गंगा नदी के किनारे जलाने से, ठीक है, क्या वो धार्मिक आस्था इतना मजबूत हो चुका है, इसको जन जागरूकता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कि ज़रूरी नहीं है भाई कि जहाँ गंगा नदी, राजस्थान में गंगा नदी नहीं है तो क्या वहाँ के लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं। लॉजिकल बात करेंगे तब तो हो पाएगा। बिहार यूपी में सारे लोग कहाँ जाएंगे, गंगा नदी के किनारे। जिन राज्यों में गंगा नदी है ही नहीं, क्या वैसे उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। उनका लाइफ स्टाइल क्या, मरने के बाद, समझ में आ रहा है ना मेरे को कहने का मतलब, कि ये मन में जो अवधारणा बन गया है कि गंगा नदी किनारे गंगा विसर्जित कर देंगे, शुद्ध हो जाएगा, धार्मिक आस्था जो जुड़ा हुआ है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यही पानी हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली पी रहे हैं, है कि नहीं है। जन जागरूकता बढ़ाओ। कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है कि गंगा माँ है कि नहीं है। तो माँ है तो क्या करेंगे, माँ को मतलब कुछ भी खिला देंगे, सड़ा गड़ा खाना सब खिला देंगे। हाँ, इसमें तो और अवेयरनेस होना चाहिए। तो लोग क्या बोलते हैं, गंगा माँ को क्या कर रहे हैं, समर्पित कर दे रहे हैं। एक गंगा माँ को समर्पित नहीं कर रहे हैं, गंगा माँ पे क्या कर रहे हैं, बोझ बना रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गंगा माँ को समर्पित करना है तो मृत शरीर को भाई मत डालो, पानी को स्वच्छ रखने का क्या करो, प्रयास करो। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबा दिया जाता है, आए दिन होता है कि नहीं होता है। एक ट्रेडिशन बना लिया गया है। तो पहले क्या होता था कि लोग सिर्फ मिट्टी का क्या करते थे, बनाते थे। आज भी हो सकता है ये चीज़, मिट्टी का तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करो, मूर्ति बनाओ, लेकिन उतना जीवंत नहीं लगेगा सिर्फ मिट्टी की मिट्टी, जब तक उसमें केमिकल को पोंता ना जाए। तो मिट्टी डालना पानी में समस्या नहीं है, मिट्टी के साथ हो जो खतरनाक जो केमिकल जो मिला हुआ है, जो लगता है एकदम, अब दुर्गा माता क्या करेंगी, बोल देंगी। अब समस्या क्या है, वो है, उसका प्रयोग मत करो भाई, है कि नहीं है। हाँ, देखती हो ना, केला का लोग गणेश जी लोग बना देते हैं, है कि नहीं है। इको फ्रेंडली मूर्ति बनाओ, जान थोड़े डाल देना है। आस्था है तो लोग लेकिन दिखावा करने लग जाते हैं। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोना भी नदी जल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है। कपड़ा सिर्फ धोते तो समस्या नहीं था, जो भी उसमें डिटर्जेंट है, पाउडर है, सब कहाँ जा रहा है, नदियों में मिल रहा है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है। अब सारी समस्या है, इन समस्याओं को क्या करो, ठीक कर दो, अपने आप नदी क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और अभी लॉकडाउन में एक बढ़िया मैसेज दिया है कि कम से कम दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे गंदगी अधिक है, वहाँ पे सप्ताह में एक या 2 दिन तो लॉकडाउन जरूर क्या करना चाहिए, करना ही चाहिए। बहुत बड़ा सीख था ये नदियों को। और इसमें सारे लोग एग्री हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लोग है। अब गवर्नमेंट को लगेगा कि एक दिन का हमारा इतना नुकसान हो गया, लेकिन गवर्नमेंट एक बार करके देखे, नहीं लोग मानने का सवाल ही नहीं है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है। क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है, नमामि गंगे परियोजना, याद आया। ठीक है, सही से भाई काम करें लोग, इसमें सही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। नाव से छानने से थोड़े होगा, बड़ी बड़ी मशीनें लगाएं, है कि नहीं है। प्लास्टिक छानने वाला मशीनें लगाएं, बड़ी बड़ी, एक नहीं कई लगाएं, कि जितना ये प्लास्टिक ऊपर तैर रहा है उसको क्या करे, वो ले ले। और प्लास्टिक कहाँ से रहा है, मानव जनित है, हम डाल रहे हैं इसीलिए आ रहा है। तो हर जगह देखो लोगों की भागीदारी यहाँ पे बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर सामग्री एकत्रित करें, वही सामग्री को एक लेख के रूप में क्या करें, व्यवस्थित करें। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्या किया है यहाँ पे तुम लोगों को
बताया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सब बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। मैंने ये टॉपिक पहले भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और आने वाले दिनों में सब टॉपिक और भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सब कोई हम लोग इसी समस्या से क्या है, ग्रसित है। कोई दिक्कत? लेकिन सब कोई लापरवाही करता है, ठीक है, हम लोग भी करते हैं। तो जब तक ये लापरवाही जाएगा नहीं, ये सब चीज़ ठीक नहीं होगा। अब आदमी सोचता क्या है कि मेरे करने वाले तो थोड़े हो जाएगा, लेकिन प्रयास नहीं करता है कि हम करें, बगल वाला डाल देता है तो हम कहें मानेंगे। एक बाल्टी को डाला तो हम भी 4 बाल्टी क्या करेंगे, हम भी जाके डाल देंगे। ये सब ठीक क्या है, यही सारी समस्याओं का जड़ हो जाता है। ठीक है, फिर इतना करके आओ, ठीक है। कल का जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है कल?